नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सहकारिता के माध्यम से समृद्धि की दिशा में मध्य प्रदेश तेजी से अग्रसर है। आगामी कृषि वर्ष 2026 को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सशक्त किसान, आत्मनिर्भर, सहकारिता और समृद्ध मध्य प्रदेश के लक्ष्य को साकार करने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में और भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के मार्गदर्शन में प्रदेश की सहकारी संस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है ताकि किसानों की आय बढ़े और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिल सके। इस अभियान में जनसंपर्क मंत्री विश्वास कैलाश सारंग की भूमिका भी अहम है, जो सुनिश्चित करेंगे कि ये पहल प्रदेश के हर किसान तक पहुंच सके। इसके माध्यम से केवल किसानों को वित्तीय और तकनीकी सहयोग नहीं मिलेगा, बल्कि उन्हें अपने संसाधनों और उत्पादन के अधिकतम लाभ का अवसर भी मिलेगा। इस तरह का सशक्तिकरण ग्रामीण इलाकों में रोजगार, उत्पादन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा। सरकार की यह पहल आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के सपने को भी आगे बढ़ाएगी। सहकारिता के माध्यम से किसानों और ग्रामीण समाज को संगठनात्मक शक्ति मिल रही है, जिससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि समाज में एक नई चेतना और सामूहिक विकास की भावना भी विकसित होगी। इस प्रयास से प्रदेश में सहकारी आंदोलन को नई पहचान मिलेगी और ये कदम मध्य प्रदेश को किसानों और ग्रामीणों के लिए सशक्त और समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में निर्णायक साबित होगा। उधर भोपाल में हाल ही में जेएनयू में छात्रों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ लगाए गए नारे को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने इसे निंदनीय बताते हुए कहा कि ऐसे कार्य देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को गाली देना सीधे तौर पर पूरे देश और उसकी जनता को अपमानित करने के बराबर है। विश्वास सारंग ने इस घटनाक्रम को देश को कमजोर करने वाली ताकतों की मानसिकता से जोड़ा। उनका कहना था कि ऐसी मानसिकता का प्रारंभ राहुल गांधी के विदेशी दौरों से होता है, जहां विदेश में जाकर भारत और उसकी संप्रभुता पर सवाल उठाने जैसी गतिविधियां होती हैं। मंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेता ऐसे मामलों में अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद और देश विरोधी मानसिकता को संरक्षण देने का काम करते आए हैं। सारंग ने यह भी कहा कि शिक्षण संस्थानों में देशद्रोही और संविधान के खिलाफ विचार फैलाना पूरी तरह अस्वीकार्य है और भारत में रहने वाला कोई भी देशभक्त नागरिक इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये मानसिकता जेएनयू के सभी छात्रों की नहीं है, बल्कि उनके कुछ हिस्सों और उन लोगों की है जो देश को तोड़ने और कमजोर करने की सोच रखते हैं। इस बयान से यह स्पष्ट हुआ कि मंत्री का दृष्टिकोण इस घटना को केवल छात्रों की हरकत तक सीमित नहीं करता, बल्कि इसे देश विरोधी मानसिकता और विपक्षी राजनीति से जोड़कर देखता है। तो जेएनयू में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ जिस तरीके से नारेबाजी हुई, उसके बाद भोपाल में मंत्री विश्वास सारंग ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह देश विरोधी गतिविधि है, ये देश का अपमान है। ये खाली नेताओं का अपमान नहीं, बल्कि देश के खिलाफ की गई साजिश का एक अहम हिस्सा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जेएनयू में सभी की मानसिकता इस तरीके की नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे हिस्से हैं जिनकी मानसिकता इस तरीके की है और वो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होते हैं। तो विश्वास सारंग ने इसे विपक्ष और देश विरोधी राजनीति से भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिस तरीके से विदेशों में जाकर देश विरोधी बयान देते हैं, उसी तरह जेएनयू के अंदर भी कुछ ऐसे छात्र हैं जिनकी मानसिकता इस तरीके की है और वो देश विरोधी नारेबाजी करते हुए नजर आते हैं। तो मंत्री विश्वास सारंग ने इसे विपक्ष और राष्ट्र विरोधी नीति का एक अहम हिस्सा करार दिया। जेएनयू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जिस तरीके की नारेबाजी हुई, उसके बाद मंत्री विश्वास सारंग का ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये देश विरोधी गतिविधि है, ये सिर्फ नेताओं का अपमान नहीं, बल्कि पूरे देश का अपमान है। उन्होंने कहा कि इस तरीके के नारे देशद्रोह के अंतर्गत आते हैं। सरकार से नारेबाजी हुई है, ये निंदनीय भी है और देशद्रोह भी है। पर मैं कहूंगा कि ये मानसिकता की शुरुआत राहुल गांधी के विदेशी दौरे से होती है। जब राहुल गांधी विदेश में जाते हैं और देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं पर, चुनी हुई सरकार पर इल्जाम लगाते हैं, तो ऐसे लोगों को संरक्षण मिलता है। विपक्ष के नेता जब देश की सेनाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, विपक्ष के नेता इस देश में आतंकवाद को संरक्षण देने की बात करते हैं। उधर बलरामपुर के राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम लडुआ में एक घटना ने पूरे क्षेत्र में मानवता को शर्मसार कर दिया।
खबर है कि कुछ मासूम बच्चों को खेत से मटर तोड़ने के आरोप में पकड़कर उनकी बेरहमी से पिटाई की गई। बच्चों के हाथ पैर बांध दिए गए और उन्हें निर्दयता से पीटा गया। इस अमानवीय कृत्य का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, जिससे पूरे गांव में भारी आक्रोश फैल गया। पीड़ित बच्चों के पिता ने घटना की शिकायत पुलिस को की, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वीडियो की मदद से आरोपियों की पहचान की जा रही है और स्थानीय प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ये मामला बाल अधिकारों के उल्लंघन का गंभीर उदाहरण है और इससे बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं भरतपुर में स्कूल की छुट्टी के समय एक नाबालिग छात्रा के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसने स्थानीय लोगों में चिंता और आक्रोश दोनों पैदा कर दिया है। आरोप है कि एक महिला ने छात्रा को बहुत ही बेरहमी से पीटा, जिससे उसके चेहरे पर कई जगह नाखून के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार महिला का कहना है कि ये घटना इसलिए हुई क्योंकि उसके पति और छात्रा के बीच बातचीत को लेकर विवाद हुआ था। इसी बहाने महिला ने अपना आपा खो दिया और गुस्से में छात्रा पर हाथ उठा दिया। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने बार बार बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद महिला लगातार छात्रा को पीटती रही। सूचना मिलने पर जनकपुर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आरोपी महिला को हिरासत में लेकर थाने ले गई। हालांकि इस घटना की गंभीरता के बावजूद नाबालिग छात्रा या उसके परिवार की ओर से अब तक कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। ये मामला बच्चों की सुरक्षा और उनके प्रति हिंसा के बढ़ते खतरे को उजागर करता है और इसे गंभीरता से देखने की जरूरत भी है। वहीं धमतरी पुलिस के लिए राहत की खबर तब सामने आई जब महिला नक्सली भूमिका उर्फ गीता ने पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार के समक्ष आत्मसमर्पण किया। ये महिला नक्सली बीजापुर जिले की रहने वाली है और लंबे समय से माओवादी गतिविधियों में सक्रिय रही हैं। उनके खिलाफ सरकार ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। भूमिका का माओवादी संगठन से जुड़ना 2005 से था और इस दौरान उन्होंने कई नक्सली वारदातों में हिस्सा भी लिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार लंबे समय तक माओवादी संगठन में रहने के दौरान भूमिका ने अपने दाम्पत्य और पारिवारिक जीवन से वंचित रहना पड़ा और संगठन के अंदर भेदभावपूर्ण व्यवहार और कठोर अनुशासन ने उन्हें मानसिक रूप से प्रभावित भी किया। संगठन की विचारधारा से निराश और मानसिक रूप से थक जाने के कारण उन्होंने मुख्य धारा में लौटने का निर्णय लिया। धमतरी पुलिस ने कहा कि महिला नक्सली के आत्मसमर्पण से जिले में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति में सुधार की उम्मीद बढ़ी है। शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत भूमिका को 50,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी गई है। पुलिस ने यह भी बताया कि लगातार किए जा रहे ऑपरेशन सिविक एक्शन और पोस्टर, बैनर या प्रचार प्रसार के माध्यम से नक्सल प्रभावितों में संगठन छोड़ने की चेतना बढ़ रही है, जिसका प्रभाव भूमिका के फैसले में भी देखा गया है। सिविक एक्शन किए जा रहे थे और इसके अलावा ऑपरेशन भी डीआरजी बारंबार निकल रही थी, जिसके फलस्वरूप एक दबाव और प्रोत्साहन का एक मिश्रित वातावरण तैयार हुआ, जिसके क्रम में आज ये 5 लाख की इनामी नक्सली भूमिका उर्फ गीता उर्फ लता उर्फ सोमारी इन्होंने आत्मसमर्पण किया है पुलिस के समक्ष। ये नगरी एरिया कमेटी सदस्य के रूप में कार्यरत थी और गोबरा एलओएस कमांडर भी है। तो इसके अतिरिक्त शासन की जो पॉलिसी है आत्मसमर्पण नीति, उसके बहुत सारे जो प्रावधान है उनसे प्रभावित हुए ये लोग। सिविक एक्शन में लगातार पंफलेट, बैनर, पोस्टर इत्यादि लगाए जा रहे थे और उससे भी प्रभावित हुई। प्लस नक्सली संगठन में जो विभिन्न तरह के भेदभाव रहते हैं, विभिन्न तरह की जो मानवाधिकार से वंचित रहना पड़ता है और वहाँ की जो बर्बरतापूर्ण जो कई सारी कंडीशन रहती हैं, उससे क्षुब्ध होकर के, उससे मोहभंग होकर के भी इसने आत्मसमर्पण किया है और मुख्य धारा में जुड़ने का निर्णय लिया है। उधर पथरिया में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सिलतरा भटली मार्ग में बनाई गई सड़क की गुणवत्ता ने स्थानीय ग्रामीणों को गंभीर चिंता में डाल दिया है। मात्र कुछ महीनों में ही सड़क पर उखड़न और गड्ढों की समस्या सामने आ गई है, जिससे सड़क पर वाहन चलाना और पैदल चलना दोनों ही मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में ठेकेदार ने घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया, जिससे सड़क टिकाऊ नहीं बनी और योजना का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस सड़क का कुल निर्माण 3.05 किलोमीटर लंबाई में हुआ था, लेकिन अभी ये पूरी तरह से गड्ढों और असमान सतह वाली सड़क में बदल गई है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार की योजना का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में सुगम और सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराना था, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही और लाभकारी रवैये के कारण ये सड़क अब उनके लिए परेशानी का कारण बन गई है। ग्रामीणों ने मामले की गंभीर जांच की मांग की है और ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता जताई है। उन्होंने ये भी साफ किया कि वो अपनी आवाज़ उठाना बंद नहीं करेंगे और जब तक उचित कार्रवाई नहीं होती
अपनी मांग को लेकर संघर्ष जारी रखेंगे। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि सड़क की मरम्मत और गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित न होने पर बड़े पैमाने पर आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। उसमें प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत पथरिया मुंगेली मुख्य मार्ग से लेकर के सिलतरा अटल चौक भटली पहुंच मार्ग तक लगभग इसकी लंबाई 3-3.5 किलोमीटर के लगभग है। अभी इसको 15 दिन पूर्व 14 से 15 दिन पूर्व इसमें डामरीकरण किया गया, उसमें रिपेयर, तो वो तो उसका दूसरा दिन से उखड़ना चालू हो गया। और डामर की जगह में वो जब ठेकेदार जो है इसमें मटेरियल लाते हैं, पता नहीं कहाँ से मिला करके लाते हो, डामर है कि आयल है, वो ट्रैक्टर का आयल आते हैं जो इंजन आयल चेंज करने वाला, ये सब मटेरियल इसमें ठेकेदार के माध्यम से अनियमितता किए गए हैं, वो दूसरे दिन से उखड़ना शुरू हो गए। ये 4 से 6 महीने पहले बनाया गया था, लेकिन शिकायत करने पर फिर अभी 15 रोज पहले इसमें मटेरियल ला के डाला गया है। उसमें भी अभी देखिए रोड तो पूरा गुणवत्ताहीन कार्य हुआ है, इसमें पूरा रोड उखड़ रहा है। तो सक्ती जिले के चंद्रपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पेंडुरुवा में जुआ और अवैध शराब की बिक्री इन दिनों तेजी से बढ़ रही है और ये स्थिति थमने का नाम नहीं ले रही है। इस समस्या से तंग आकर पेंडुरुवा की सैकड़ों महिलाएं एकजुट होकर सीधे चंद्रपुर थाना पहुंची और स्थानीय प्रशासन से शिकायत की। उन्होंने थाने में ज्ञापन सौंपते हुए गांव में खुलेआम हो रहे जुआ खेल और अवैध महुआ शराब बिक्री पर तुरंत रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। महिलाओं ने बताया कि जुआ और शराब की वजह से गांव का सामाजिक माहौल लगातार बिगड़ रहा है। घरेलू कलह, मारपीट और आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। वहीं युवाओं और बच्चों पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ रहा है। कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने से उन्हें मजबूर होकर थाने का रुख करना पड़ा। इसके अलावा महिलाओं ने बताया कि उनके गांव से सटे गोविंदपुर में भी रात भर जुए का फड़ लगता है, जो कानून और शांति व्यवस्था दोनों के लिए खतरा बन गया है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से इस पर भी तत्काल रोक लगाने और उचित कार्रवाई करने की मांग की। अब ये देखना महत्वपूर्ण है कि चंद्रपुर पुलिस इस गंभीर समस्या के प्रति कितनी संवेदनशील रहती है और क्या वास्तविक कदम उठाती है। हम लोग चंद्रपुर थाना शराबबंदी के लिए आए हुए हैं और हमारे ग्राम पेंड्रवा में अवैध शराब महुआ का बहुत जोरों से बिक्री चल रहा है, इसीलिए चंद्रपुर थाना में आवेदन देने के लिए आए हैं हम लोग। और हमारे 12 मोहल्ला बढ़िया रहे और दारू ला पी के गाली गलौज होते, दिन भर ध्यान होए, दारू बंद होही तो सब बंद हो जाही। और हमन महिला मन थक गए न सुन के सब चीज ला, एकरे पर हमन एकजुट होके आए। हम लोग चंद्रपुर। वहीं सक्ती जिले के नगर पंचायत डबरा में जय मां संबलपुरी दाई बैडमिंटन क्लब द्वारा आयोजित ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन जोरदार ढंग से शुरू हो गया है। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ 5 जनवरी को हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में चंद्रपुर विधानसभा के विधायक राम कुमार यादव शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुनील चंद्रा ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रीतम अग्रवाल, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष अनूप अग्रवाल और चैम्बर ऑफ कॉमर्स डबरा के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। पहले दिन की शुरुआत मां संबलपुरी दाई की पूजा अर्चना के साथ हुई, जिसके बाद प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह में अतिथियों ने स्वयं बैडमिंटन खेलकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया, जिससे खिलाड़ियों और दर्शकों में उत्साह की लहर दौड़ गई। खास बात यह रही कि यह प्रतियोगिता डबरा नगर पंचायत के नवनिर्मित इंडोर स्टेडियम में आयोजित की गई है, जो कांग्रेस सरकार के समय विधायक राम कुमार यादव के अथक प्रयासों का परिणाम है। इस स्टेडियम से चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के खिलाड़ी राज्य और अंतर्राज्यीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने में सक्षम होंगे। विधायक राम कुमार यादव ने प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों के लिए 2.50 लाख रुपए लागत वाले बैडमिंटन कोर्ट प्रदान करने की घोषणा की और इस मौके पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अब हमारे विधानसभा क्षेत्र के युवा अपनी प्रतिभा को अन्य राज्यों में भी प्रदर्शित कर सकेंगे। ये ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता 3 दिवसीय है और इसमें राज्य और अंतर्राज्य के कई खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। यह आयोजन खिलाड़ियों के लिए न केवल खेल कौशल दिखाने का अवसर है, बल्कि डबरा नगर के खेल संस्कृति को भी नई दिशा देने वाला है। तो विधायक राम कुमार यादव मुख्य अतिथि के तौर पर ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के आयोजन में शामिल हुए। 5 जनवरी से इस प्रतियोगिता की शुरुआत हो गई है और आपको बता दें कि खेलों को और ज़्यादा प्रभावी और ज़्यादा बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। पंचायत डबरा के गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा, संबलपुरी समितियों के द्वारा यहाँ पर अंतर्राज्यीय बैडमिंटन टूर्नामेंट रखा गया है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि
ऐसे जहाँ पर सोच एक पैदा हुआ कि हमारे भी बच्चे पढ़े लिखे और उसके साथ में साथ खेल कूद में भी आगे बढ़े, इस सोच के दरमियान आज यहाँ पर जो है बैडमिंटन का टूर्नामेंट रखा गया है। और इसमें मुझे पता चला है कि कई राज्यों से खिलाड़ी आए हैं, तो मैं सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। विशेष करके नगर पंचायत वालों को भी धन्यवाद देता हूँ कि पहली बार ऐसा इतिहास रचा है और इंडोर स्टेडियम में आज बच्चों को हम देखेंगे खेलते हुए कई राज्यों से। मुझे विश्वास है ऐसे खेलने से, ऐसे प्रतियोगिताओं से हमारे क्षेत्र में भी जो छिपे हुए प्रतिभा बच्चों में रहते हैं उभर के आएगा और खेल प्रेमियों को आगे बढ़ने में ऐसे में प्रतियोगिताओं में अवसर मिलता है। इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ। वहीं शक्ति में प्रभारी मंत्री गुरु खुशवंत साहिब ने हाल ही में विकसित भारत जी राम जी को लेकर प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने इस नई पहल और अधिनियम के उद्देश्यों और ग्रामीण जीवन पर इसके प्रभाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 को लागू किया गया है, जो गांव की तस्वीर और ग्रामीण परिवारों की तकदीर दोनों बदलने में सक्षम है। इस अधिनियम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है। मंत्री ने बताया कि मनरेगा की तुलना में ये कानून और अधिक प्रभावी और पारदर्शी होगा। इसके तहत अब ग्रामीण परिवारों को सालाना 125 दिन का निश्चित रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही मजदूरी का भुगतान 7 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा और यदि भुगतान में देरी होती है तो मजदूरों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। किसानों के हितों का ध्यान रखते हुए अधिनियम में ये प्रावधान भी रखा गया है कि बुआई और कटाई के दौरान 60 दिन तक कार्य स्थगित किया जा सके, ताकि उन्हें बिना बाधा कृषि कार्य करने का अवसर मिले। इसके अलावा भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर सीधा नियंत्रण रखा गया है। फर्जी मास्टर रोल बनाने और मशीनों के दुरुपयोग पर रोक लगाई गई है, जिससे ग्रामीण विकास योजनाओं का वास्तविक लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचे। नियम में जल सुरक्षा, ग्रामीण अधोसंरचना और आजीविका पर विशेष ध्यान दिया गया है। इससे ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और गांव के जीवन स्तर में सुधार आएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस योजना का सीधा असर ग्रामीण परिवारों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा और इसे लागू करने में सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है। जिस प्रकार आप सबको मालूम है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है 2047 विकसित भारत, उसके अनुरूप हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं और विकसित भारत बनाने के लिए हर प्रकार की नई नई योजना निकालकर, नए कार्य निकालकर इस देश को विकसित बनाने का वो काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार आप सबको मालूम है, जब वो प्रथम बार जब प्रधानमंत्री बने 2014 में और उनके जब पहला उद्बोधन उन्होंने संसद में दिया था, तो भी उन्होंने कहा था कि जो उनकी सरकार है वो मजदूरों की सरकार है, किसानों की सरकार है और गाँवों को उन्नत और विकास बनाने का काम उनकी सरकार करेगी। और उस अनुरूप लगातार वो काम कर रहे हैं। इसके लिए वो अनेक प्रकार की योजना लेकर आते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, जिसमें गरीब किसान को प्रधानमंत्री आवास ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया कराने की बात करें, किसानों को समृद्ध बनाने के लिए किसान के लिए भी जो योजना लेकर आए थे, जिसमें 6,000 रुपये सालाना किसानों को दिया जाता है। ऐसे अनेक प्रकार का योजना वो लेकर आए ताकि जो गांव है वो समृद्ध हो सके, सशक्त हो सके, मजबूत हो सके और रोजगार भी मजबूत हो सके, ताकि जिस प्रकार माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने, तो निश्चित ही हमारे गांव जब आत्मनिर्भर बनेंगे, जब व्यक्ति आत्मनिर्भर बनेंगे, तो निश्चित ही हमारा प्रदेश, हमारा देश आत्मनिर्भर बन पाएगा। तो उस अनुरूप लगातार काम हो रहे हैं और आज इसीलिए जी राम जी अधिनियम 2025 विकसित भारत ये योजना पारित की गई है संसद। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना आज शहरी गरीबों के लिए उम्मीद की एक नई किरण बन चुकी है। ये योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो शहरी स्लम क्षेत्रों में रहते हैं और जिन्हें नियमित और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं होती। योजना के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से इन जरूरतमंद लोगों तक मुफ्त स्वास्थ्य जांच, मुफ्त दवा और डॉक्टर की परामर्श सेवा पहुंचाई जाती है। इस योजना के जरिए लोगों में ब्लड प्रेशर, शुगर, अनीमिया जैसी सामान्य लेकिन गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की नियमित जांच और समय पर उपचार संभव हो पा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप शहरी गरीबों के स्वास्थ्य में स्पष्ट सुधार देखा जा रहा है और उन्हें बीमारी से बचाव और उपचार के अवसर मिल रहे हैं। योजना के सुचारू संचालन में भव्या हेल्थ सर्विसेज का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है।
ये संस्था प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ के साथ समयबद्ध सेवाएं सुनिश्चित कर रही हैं और योजना को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू कर रही हैं। हर मोबाइल मेडिकल यूनिट में डॉक्टर्स, नर्स, फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियंस की एक पूरी टीम मौजूद रहती है जो सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक लगातार मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। इस पहल से शहरी गरीबों के लिए न केवल तत्काल स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध हो रही है बल्कि उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है। ये योजना साबित कर रही है कि जब सरकार और विशेषज्ञ संस्थाएं मिलकर काम करती हैं तो गरीब और वंचित लोगों की जिंदगी में वास्तविक बदलाव लाया जा सकता है। वहीं इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी के कारण हुई 17 लोगों की मौत के मामले ने पूरे शहर में नाराजगी और विरोध को जन्म दिया है। इसी कड़ी में NSUI के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे ने कलेक्टर कार्यालय चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए महापौर पुष्य मित्र भार्गव के पोस्टर पर गोबर फेंककर अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त की। प्रदर्शनकारियों ने महापौर को इन मौतों का सीधा जिम्मेदार बताया और उनसे तुरंत इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि जल आपूर्ति और स्वास्थ्य सुरक्षा के मामले में हुई लापरवाही ने लोगों की जान ले ली और प्रशासन की इस संवेदनशील मामले में उदासीनता शहरवासियों के लिए असहनीय है। इस प्रदर्शन में दर्जनों लोग शामिल हुए और उन्होंने मृतकों के परिवारों के लिए न्याय और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग उठाई। इस घटना ने शहर में सार्वजनिक स्वास्थ्य और सरकारी जवाबदेही के मुद्दे को फिर से उजागर कर दिया है और नागरिकों में प्रशासन के प्रति असंतोष को स्पष्ट रूप से दिखा भी दिया है। उधर मंडला जिले के आदिवासी और वनांचल क्षेत्र मवई ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खलौड़ी में प्रधानमंत्री मोतियाबिंद मुक्त अभियान के तहत एक नेत्र प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में PHC खलौड़ी और उप स्वास्थ्य केंद्र चंदगांव के आसपास के गांव के लोगों की आंखों की मुफ्त जांच की गई ताकि उन्हें समय पर पहचान और इलाज मिल सके। जांच के दौरान मोतियाबिंद से पीड़ित मरीजों की पहचान की गई और उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल मंडला भेजा गया। इसके साथ ही ग्रामीणों को आंखों की सुरक्षा, स्वच्छता और नियमित देखभाल के महत्व के बारे में भी जानकारी दी गई ताकि वो अपनी दृष्टि को बनाए रखने के लिए सावधान रह सके। शिविर में नेत्र सहायक रुक्मणी सरोते, CHO अश्विनी कापसे सहित स्वास्थ्य विभाग का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। इसके अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामवासी भी आए जिन्होंने इस अभियान में भाग लेकर अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता दिखाई। इस तरह का आयोजन ग्रामीण क्षेत्रों में नेत्र स्वास्थ्य सुधार और लोगों में स्वास्थ्य संवेदनशीलता बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। जी, आज का जो कार्यक्रम है वो प्रधानमंत्री मोतियाबिंद मुक्त भारत के अंतर्गत किया जा रहा है, जो कि चिन्हित जगह पे मतलब कैंप लगाए गए हैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा, जिसमें CBMO सर के निर्देश अनुसार आज खलौड़ी का है, जिसमें चंदगांव तथा खलौड़ी के जो भी आँखों से संबंधित पेशेंट है वो यहाँ पर आके अपना चेकअप करा के उनको ऑपरेशन के लिए फिर जिले भेजा जा रहा है। मैडम आपका परिचय? जी, मेरा नाम अश्विनी काप से है, मैं CHO चंदगांव से हूँ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।